हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम साइकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है मोटिवेशन। हिंदी में जिसको अभिप्रेरणा बोलते हैं। अभिप्रेरणा के संबंध में मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव या क्रिया करना। मोटिवेशन क्या है, इसको विस्तार से समझने के लिए हमें एक अभिप्रेरणा चक्र को समझना होगा। अभिप्रेरणा चक्र में जो सबसे पहली चीज है वो है आवश्यकता या फिर नीड। हम मोटिवेट किसी भी काम के लिए तब होते हैं जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अगर हमें पानी की कमी महसूस होती है तो हमें प्यास लगती है और हम पानी पीने के लिए प्रेरित होते हैं, यानी कि मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी आवश्यकता थी, यानी कि पानी की कमी, वो हमारी आवश्यकता है जो हमें पानी पीने की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी यहाँ पर चीज आती है प्रणोद या चालक। इसको अंतर्नोद भी कहते हैं, इंग्लिश में ड्राइव। ड्राइव का मतलब ये है कि अगर जब हमें पानी की कमी महसूस हुई तो हमें क्या लगी, प्यास। तो हमारी जो प्यास है वो यहाँ पर हमारे लिए ड्राइव हुई, जो हमें ऐसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगा जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, यानी कि हमारी प्यास बुझ जाए। अभिप्रेरणा चक्र में जो तीसरी चीज है वो है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन व्यक्ति को कब मिलता है, जब उसे वो चीज, वो वस्तु मिल जाती है या मिलने लगती है, तब वो अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करता है। जैसे कि हमें पानी की कमी महसूस हुई तो वो हमारी आवश्यकता हो गई। प्यास जो है वो हमारा यहाँ पर चालक हो गया, और जो हमारा पानी है, जो हमारा स्टिमुलस है, जो हमारी चीज है जिसकी कमी हमें महसूस हुई है, वो हमारा यहाँ पर प्रोत्साहन का काम करेगा। अभिप्रेरणा चक्र में जो चौथी और आखिरी चीज है वो है लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति हमें कब होती है, जब हमारी जो है आवश्यकता है उसकी संतुष्टि हो जाती है या हमारा स्थिति के साथ समायोजन हो जाता है। पानी की कमी ये हमारी आवश्यकता है, हमें प्यास लगी ये हमारी ड्राइव हो गई, पानी हमें मिला या मिलने लगा वो हमारा प्रोत्साहन हो गया, और हमारी प्यास बुझ गई ये हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। और एक बार जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो वो अभिप्रेरणा हमारी कमजोर पड़ जाती है, और व्यक्ति अपने जीवन में दिन प्रतिदिन सैकड़ों चीजों के लिए प्रेरित होता रहता है। अब इस अभिप्रेरणा चक्र को हम एक इमेज के माध्यम से आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो हमारी नीड है वो नंबर एक पर आ गई। सबसे पहले आती है नीड। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती, किसी चीज की कमी महसूस होती है, वो चीज की कमी, वो आवश्यकता, नीड हमें प्रोत्साहित करती है, ड्राइव करती है हमें। और फिर उस ड्राइव के कारण किए गए व्यवहार से हमें प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि वो वस्तु मिलने लगती है। और वो उस वस्तु को मिलने के बाद, जब वो वस्तु हमें मिल जाती है, तो हमारे यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति होती है और अभिप्रेरणा चक्र यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर ये इन्होंने तीर इसलिए लगा दिया है क्योंकि व्यक्ति हमेशा किसी न किसी चीज के लिए प्रेरित होता रहता है और ये अभिप्रेरणा चक्र जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब हम अभिप्रेरणा की परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली परिभाषा दी है गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड का मानना है अभिप्रेरणा कोई विशेष आंतरिक कार्य या दशा है जिसमें क्रिया को प्रारंभ करने तथा उसे सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभिप्रेरणा है वो आंतरिक दशा है जिसमें हम किसी काम को शुरू करने की और उस काम को लगातार करते रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरी परिभाषा यहाँ पर है गुड्स के अनुसार। गुड्स क्या कहते हैं, इनका मानना है कि अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये भी वही बात कह रहे हैं, बस इन्होंने नियंत्रित करना और इसमें जोड़ दिया है। अब परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हम इसकी विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। अभिप्रेरणा की पहली विशेषता है अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है और ये क्रिया करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है, जैसा कि हम ऊपर परिभाषा में पढ़ चुके हैं। दूसरी विशेषता है अभिप्रेरणा लक्ष्य उन्मुख होती है, यानी कि अभिप्रेरणा के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है जिसकी प्राप्ति के लिए इसमें व्यवहार किया जाता है। तीसरी चीज जो है
किया गया व्यवहार चयनात्मक होता है। यानी कि अभिप्रेरित व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है वो चयनात्मक होता है। जैसे कि आपकी आवश्यकता है कि मोटिवेशन के बारे में पढ़ा जाए, अब आपने ये मोटिवेशन के बारे में पढ़ा जाए, ये आपकी हो गई आवश्यकता, नीड। अब आपने यूट्यूब पर सर्च करी वीडियो, अब आपको वीडियो मिली, तो आपने सिर्फ मोटिवेशन के बारे में आई वीडियो को ही क्लिक किया। ये आपका व्यवहार चयनात्मक हो गया, यानी कि आपने किसी ऐसी वैसी वीडियो को नहीं क्लिक किया, आपको वही वीडियो को आपने क्लिक किया जिससे आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए इसमें किया गया व्यवहार चयनात्मक होता है। नेक्स्ट जो है, अभिप्रेरणा व्यवहार का निर्देशन एवं नियमन करता है। यानी कि अभिप्रेरणा जो है वो व्यवहार को आपके निर्देशित करता है कि आपको किस दिशा में जाना है, कौन सा व्यवहार करना है जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति करता है, वही व्यवहार अभिप्रेरणा करवाती है। पांचवी चीज जो है, अभिप्रेरणा व्यवहार प्रणोद व लक्ष्य द्वारा प्रेरित होने के कारण तनाव युक्त होता है, जिसका शमन लक्ष्य प्राप्ति या समायोजन के बाद होता है। यानी कि अभिप्रेरणा से जो व्यवहार किया जाता है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित होने के कारण तनाव युक्त होता है। यानी कि जो व्यवहार हम करते हैं वो तनाव युक्त होता है, और वो तनाव तभी खत्म होता है जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा आवश्यकता से उत्पन्न होती है। ये भी हम परिभाषा में पढ़ चुके हैं। अभिप्रेरणा चक्र में सबसे पहली चीज जो है वो आवश्यकता ही है। जितनी स्ट्रांग हमारी नीड होगी उतनी स्ट्रांग हमारी मोटिवेशन होगी। अगर आपको अपनी पढ़ाई के लिए मोटिवेट रहना है हमेशा, तो आप अपनी नीड को बढ़ाइए। अभिप्रेरणा अभिरुचि व अवधान को विकसित कर अधिगम में सहायक होती है। यानी कि मोटिवेशन जो है वो बच्चे का इंटरेस्ट भी डेवलप करती है और उसको अटेंशन देने के लिए भी सहायता करती है। इसीलिए अभिप्रेरणा अधिगम में सहायता करती है। अब हम देख लेते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। मुख्य रूप से अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरी बाह्य अभिप्रेरणा। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो खुद के अंदर से आती है और इसमें लक्ष्य की प्राप्ति होने पर आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कि भूख या प्यास, अगर हमें भूख या प्यास लगती है और हमारी जब भूख या प्यास मिट जाती है तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमें सुकून मिलता है। और दूसरी अभिप्रेरणा जो होती है वो है बाह्य अभिप्रेरणा। इसमें क्या होता है, इसमें दूसरे के व्यवहार से प्रभावित किया जाता है। जैसे स्कूल में जब बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसको दंड दिया जाता है ताकि वो पढ़ाई कर सके। तो ये दिए गए दंड से उत्पन्न जो प्रेरणा होगी वो इसलिए वो व्यवहार करेगा कि मुझे दंड ना मिले, इसलिए वो बच्चा पढ़ाई करेगा। तो इस प्रकार की अभिप्रेरणा जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। इस इमेज में भी मोटिवेशन के टाइप दिए हुए हैं। जो आंतरिक प्रेरणा होती है उसमें ऑटोनॉमी, लर्निंग, बिलोंगिंग, लव, मीनिंग वगैरह आ जाते हैं। और जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है उसमें मनी, पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स, फेयर, फेलियर, कंपटीशन, पनिशमेंट वगैरह आते हैं। अब हम अभिप्रेरणा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्वेश्चन जो है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी मिठाई का प्रलोभन, ऑप्शन सी विचारों का प्रयोग, ऑप्शन डी घर पर शिकायत करने का भय। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कृत्रिम अभिप्रेरक है। एक अवार्ड, बी अप्रिसिएशन, सी पनिशमेंट या डी उपरोक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। ए क्रोध, बी भय या प्रेम, सी दुख, डी उक्त सभी। चौथा प्रश्न है, निम्न में से अधिगम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ए अभिप्रेरणा या बी अच्छा शैक्षिक वातावरण या सी शैक्षिक विधि या डी शिक्षक। आपको इन चारों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये था मोटिवेशन पे एक शॉर्ट लेक्चर। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।